वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले देखें, हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने पढ़ी थी तो उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है वो टोटल जो ब्लॉक्स हैं वो 4 ब्लॉक्स हैं, एस पी डी एन एफ। और ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जो है इनको क्लासिफाई किया था। और हमने ये भी देखा था कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास ग्रुप 1A और 2A के हैं, और इनको हम आमतौर पर एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे। उसके बाद हमने देखा था कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो NS1 और NS2 होती है। ठीक है, और आम तौर पर हमारे पास जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट शामिल हैं वो आपके पास जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंसियम। ये हमारे पास वो एलिमेंट हैं जो ग्रुप 1A के अंदर जो हैं आपके पास इंक्लूड हैं। और ग्रुप 2A के अंदर जो है हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम। ये हमारे पास जो है वो हमारे ग्रुप 2A के एलिमेंट जो है वो हमारे पास शामिल हैं। अब देखें, जो लास्ट एलिमेंट नज़र आ रहा है फ्रेंशियम, ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हमारे पास जो होता है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखें जो हमारे पास ग्रुप 1A के एलिमेंट्स जो हैं इनको हम जो कहते हैं वो हम इनको कहते हैं अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली मेटल्स जो है हम इनको आमतौर पर कहते हैं। और अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं कि जब हम इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आम तौर पर जो है सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। जैसे सोडियम है, वो जब वाटर के साथ ये करेगा वो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो आमतौर पर जो है वो अल्कली होगा, यानी बेसिक आपके पास सॉल्यूशन हमारे पास होगा। ठीक है, और जो ग्रुप 2A के एलिमेंट है इनको हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल हम इनको आमतौर पर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ग्रुप 1A का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद देखिए, अच्छा, अब इनको जो अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं इसलिए कहते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये आमतौर पर, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको जो है वो जो बेड्स होती हैं पहाड़ों की, समंदरों में, तो वहाँ पर ये ज़मीन की सतह पे ये एलिमेंट जो होते हैं वो आपको पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आमतौर पर +1 होती है, और ये जो है वो हमारे पास क्या होती है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 होती है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो ये ग्रुप 1A और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं ये काफ़ी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंट होते हैं, सॉल्युबिलिटी में और थर्मल स्टेबिलिटी में। और यही प्रॉपर्टी हम आगे जो है वो इनके ग्रुप टेंस में जो है वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब देखें ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम। ठीक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देख लेते हैं कि 2s1 3s1। अब बाकी जो नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ जो है हीलियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आ गई एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन। तो ये आपको जो है इनके, अब यहाँ पर देख लीजिए इनके वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन है, और जो ग्रुप 2 के जो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोर्शियम, बेरियम, ये जो है हमारे पास इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ग्रुप 2A के जो है वो एलिमेंट है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये आमतौर पर लूज़ करते हैं, इसीलिए जो है वो हम इनको जो है वो आमतौर पर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, ग्रुप 1 वाले +1 चार्ज आता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इन पे जो चार्ज आता है वो +2 आता है। लेकिन ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी इसके बाद अकरेंस है, ये जो है वो मिलते किस तरह की फॉर्म में, कौन कौन सी एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो जितने भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं और आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। अभी आयनाइजेशन पोटेंशियल में हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये आमतौर पर फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते। ठीक है, और जब भी पाए जाएंगे तो ये किसी ना किसी फॉर्म में पाए जाएंगे। जैसे सोडियम है, तो अगर आपको पाया जाएगा तो कंबाइन स्टेट में पाया जाएगा, सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में पाया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट, यह हमको इस
इसकी कंबाइन फॉर्म में पाया जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम मार्बल कहते हैं, ये आमतौर पर ये जो है वो ग्रुप 2 के एलिमेंट इस फॉर्म में आपको पाए जाएंगे, जैसे NaKCl MgCl2, ये जो कंबाइन फॉर्म है इसके आगे हम फार्मूला पढ़ेंगे। इसको हम कार्बोनाइट कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट और जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है कंबाइन फॉर्म है, तो इसको हम डोलेमाइट कहते हैं। ये डबल सॉल्ट गिलाते हैं कार्बोनेट के, ठीक है। तो ये हमारे पास अकरेंस है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इन रिएक्टिव होने की वजह से ये कभी भी जो है वो आपको एटॉमिक फॉर्म में नहीं पड़ जाते। अब देखिए, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक में तकरीबन सारी चीज़ें जितनी भी हैं वो आपकी समझने वाली हैं, यानी कॉन्सेप्ट वाली हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप इसको जो है वो इसका जवाब देखेंगे। और आमतौर पर रीजनिंग में ये आमतौर पर आते हैं। इसमें आज का जो टॉपिक है ज़्यादा समझने वाला है, ठीक है। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेंड इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब हम ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को पढ़ेंगे और ग्रुप 1 के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं और ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट मौजूद हैं उनके हम जो है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में इनके जो हम ट्रेंड्स होंगे वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले देखें ट्रेंड का मतलब क्या होता है। अब देखें, ट्रेंड का मतलब ये होता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि जब गर्मियाँ मौसम चेंज होता है तो गर्मियाँ आती हैं तो हम जो है, सर्दियाँ आती हैं तो हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके गर्म कपड़े पहनना शुरू कर लेते हैं और एक पीक पे पहुँचते हैं। पीक पे पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि तमाम लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो स्वेटर या गर्म कपड़े पहने हुए। फिर जैसे जैसे जो है वो मौसम तब्दील होता है आहिस्ता आहिस्ता कर तो है, फिर हमें नज़र आता है कि जो गर्म कपड़े पहनने में क्या हो चुकी है, कमी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहते हैं ट्रेंड, ठीक है। तो ये एग्जांपल थी एक ट्रेंड की कि किसी भी चीज़ का एकदम से बढ़ना, कम हो जाना, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड। तो इसी तरह से जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो मुख्तलिफ़ ट्रेंड पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। अब फ़िज़िकल प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, जैसे एटॉमिक साइज़ है, एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम पढ़ने के लिए अब जा रहे हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम ये पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक रेडियस। पहले जो चीज़ है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज़ और एटॉमिक रेडिया, इसको हम एटॉमिक रेडिया भी कहते हैं और जो है वो आयनिक रेडिया भी कहते हैं। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। अब सबसे पहली चीज़ देखिए, अब देखें हम जब एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सबसे पहले देखें जो इसका मतलब है वो ये है कि हम अभी ये पढ़ के आए हुए हैं कि जो है वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है और सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है। तो आम तौर पर एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस से जो आम तौर पर मतलब लिया जाता है वो ये होता है कि न्यूक्लियस से लेकर और आउटर मोस्ट सेल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस की टर्म हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब इसमें देखें कि जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास पहला एटम है, आपके पास जो है वो लिथियम का एटम है। तो लिथियम का ये पहला शेल होता है और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो अब आमतौर पर न्यूक्लियस से लेके और वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम जो है एटॉमिक रेडियस के तौर पर हम जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम डायरेक्टली जो है वो इन एटॉमिक रेडियस को मेजर कर सकें। तो ये आमतौर पर बॉन्ड डिस्टेंस की क्वांटिटीज़ के टर्म में जो है वो हम उसको मालूम करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देख लीजिए कि अब हमने ये जो एटॉमिक रेडियस मैंने आपको बताया, अब हमने ये ट्रेंड, ये चीज़ जो एटॉमिक रेडियस है, अब हमने ग्रुप के अंदर देखनी है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, विद इन द ग्रुप ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है इसके ऊपर किस तरह से चेंज आती है। क्या कोई ट्रेंड है कि चीज़ बढ़ रही है या कम हो रही है या रैंडम है, ये चीज़ हमने देखनी है। तो सबसे पहले देखें, ये अभी हम ये पढ़ के आए हैं, जैसे लिथियम है। तो अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम का आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर बार वाले में आपके पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अच्छा, लिथियम के बाद हम देखें सोडियम को देखें। जब सोडियम को देखेंगे तो यहाँ पर इसमें पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर यहाँ पर
8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर यहाँ पर जो है उसका आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसके बाद लिथियम सोडियम पोटेशियम को अगर आप देख लें तो यहाँ पर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर इसी तरह से यहाँ पर भी जो है वो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी आपके जो होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ पर ज़रा देखें, फिर लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर आ गया रुबिडियम, इस तरह से जो है वो। अब आप ज़रा इसमें एक ट्रेंड देख लें, जो हमने टर्म बताई थी कि न्यूक्लियस से लेके और जो बाहर तक का वैलेंस शेल तक का डिस्टेंस है, उसे हम जो है वो एटॉमिक रेडियस आमतौर पर हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देख लें कि हमारे पास जो होता है विद इन ग्रुप के अंदर, तो जो साइज़ ऑफ एटम है, यानी ये जो आपके पास साइज़ ऑफ एटम है, ये जो हमारे पास साइज़ ऑफ एटम है, ये साइज़ ऑफ एटम आप जब टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, अब टॉप टू बॉटम जब भी हम ग्रुप को देखते हैं ना, ग्रुप की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम विद इन ग्रुप में, तो आपके पास ये जो साइज़ ऑफ एटम होता है, ये आपका क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, ठीक है। इंक्रीज़ क्यों करता है, इंक्रीज़ इस वजह से करता है क्योंकि ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, देखा होगा, पहले वाला जो आपके पास एटम था सोडियम, उसके पास जो था वो लिथियम था, उसके बाद देखें 2 ही शेल थे, फिर आपके पास तीसरा आ गए, 3 आ गए, फिर 4 आ गए, 5 आ गए। तो टॉप टू बॉटम हमारे पास जो है वो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आपके पास क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। तो आमतौर पर इसका जो सवाल आता है, अब रीजनिंग में जो इसका सवाल आएगा वो यही आएगा कि टॉप टू बॉटम आने में जो आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ता है या कम होता है, और अगर बढ़ता है तो क्यों बढ़ता है, और कम होता है तो क्यों कम होता है। तो ये हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में यही चीज़ आपको जो होगी वो नज़र आएगी। इसी तरह से यहाँ देख लें, अब यहाँ देख लें कि यहाँ पर हमारे पास देखें बेरिलियम है, ये आपके पास 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके बाद जो है कैल्शियम, अब कैल्शियम यहाँ पर आ गया 8 और ये आ गए 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ जो एक चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि अब देखें विद इन द ग्रुप, तो हमारे पास टॉप टू बॉटम आने में जो एटॉमिक रेडियस है वो हमारा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये अब हमने टॉप टू बॉटम, अब हम देखते हैं लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट जब भी टॉप टू बॉटम करते हैं, टॉप टू बॉटम होता है तो वो ग्रुप कहलाता है। जब हमारा लेफ़्ट टू राइट अगर हम देखते हैं पीरियडिक टेबल को, तो इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। अब देखें विद इन द पीरियड देख लीजिए, विद इन द पीरियड देख लीजिए, यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है, ठीक है, इसके पास जो है वो 4 प्रोटॉन है, ठीक है, और इसी तरह से सोडियम है, इसके पास 11 प्रोटॉन है, पोटेशियम है और 19 प्रोटॉन है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं, इसके ऊपर जो है 12 प्रोटॉन है, इसके ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है वो 20 प्रोटॉन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब देखें लेफ़्ट टू राइट हम जाते हैं तो देखें न्यूक्लियस का, अब सवाल ये है कि देखें यहाँ पर भी 2 शेल्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी 2 शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या लेफ़्ट टू राइट जाने पर जो हमारा एटॉमिक रेडियस होगा वो बढ़ेगा, कम होगा, या उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ देखिए कि हम जब लेफ़्ट टू राइट आते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस होता है वो आम तौर पर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इन दोनों में शेल्स की तादाद तो वो क्या है, बराबर है। अब वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर चीज़ देख लीजिए जो बताना चाह रहा हूँ आपको, देखें ये हमारे पास है लिथियम, इसके बाद हैं 3 प्रोटॉन, ठीक है, पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया लिथियम। अब इसके बाद बराबर में जो इसके मौजूद है वो मौजूद है बेरिलियम, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन होता है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन। बाज़ाहिर आपको लगेगा कि दोनों में क्योंकि 2 शेल्स हैं तो दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो साइज़ है वो बराबर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो साइज़ होता है वो न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का होता है, न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल का होता है। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर 3 प्रोटॉन्स हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होने का मतलब इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज,
न्यूक्लियर चार्ज माने कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। तो अब देखें हम जब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब जब हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है वो वैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाला शेल, ये इलेक्ट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिव हैं तो ये क्या कर रहे होते हैं, इसको अपनी तरफ क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं, ठीक है। तो अब हम ये ट्रेंड देखते हैं कि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास जो न्यूक्लियस है उसके दरमियान और जो आपके पास वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाती है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से लेफ़्ट टू राइट जाने में जो एटॉमिक साइज़ होता है वो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। अब देख लें, अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर 3 प्रोटॉन है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। यहाँ पर आपके पास 4 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ये ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान होगी। और आगे जाएंगे तो यहाँ आपके पास आएंगे 5 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, जो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर और ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस यानी ये जो प्रोटॉन्स हैं इसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचेंगे। जब ज़्यादा खींचेंगे तो इसका जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से लेकर और इलेक्ट्रॉन तक का, वैलेंस शेल तक का, वो आपके पास क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या लिथियम है, यहाँ पर आ गया आपका बेरिलियम आ गया, फिर यहाँ बराबर में आपके पास क्या आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, ठीक है। बोरॉन में क्या होंगे, 5 प्रोटॉन होंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखें जो बोरॉन होगा उसका साइज़ और छोटा होगा एज़ कम्पेयर टू बेरिलियम। और आगे जाएंगे तो यहाँ से आपका कंक्लूजन क्या निकला, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता है। और डिक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने में शेल्स की तादाद तो नहीं बढ़ती, शेल्स की तादाद तो वही सेम रहेगी, लेकिन होता क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं उनके दरमियान अट्रैक्शन बढ़ती है। तो न्यूक्लियस वैलेंस शेल को अपनी तरफ खींचता है, तो खींचने की वजह से जो साइज़ होता है वो फ़र्क उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। विद इन द पीरियड आपके पास जो शेल्स की तादाद होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन शेल्स का जो साइज़ होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने में आपके पास जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद आपके पास क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ये हमारे पास क्या था, पहला ट्रेंड था एटॉमिक रेडियस का। अब इसके बाद देखें, इसके बाद आयनिक रेडियस भी देख लें। आयनिक रेडियस भी तकरीबन देखें बिल्कुल सेम है, लेकिन सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि आयनिक रेडियस है क्या। अब सबसे पहले इसमें देखें कि ये हमारे पास लिथियम है और लिथियम के वैलेंस शेल के अंदर जो है टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है, 2 और 1। अब देखें जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ठीक है, अब यहाँ पर देखें 3 प्रोटॉन है और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ में 3 प्रोटॉन -3 इलेक्ट्रॉन, तो ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर क्या है, 0 है। अब देखें लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो अब यहाँ पर देखें ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका है, लूज़ हो चुका है, ठीक है। अब देखें इसका जो साइज़ है आयन का वो छोटा है। अब देखें एटॉमिक साइज़, अब याद रखिएगा जो एटॉमिक साइज़ है, एक है एटॉमिक साइज़ जो न्यूट्रल है और एक है आयनिक साइज़। और आयन आपको पता है आयन कब बनता है, आयन जब बनता है जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। इसी तरह से सोडियम में देखें, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, तो ये अब देखें यहाँ पर आपका आयन बन चुका है। अब देखें अगर आप मेटेलिक एटम को उसके आयन से कंपेयर करेंगे तो उसका जो साइज़ होगा वो छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 शेल हैं और यहाँ पर 2 शेल हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जब ख़त्म हो गया तो ज़ाहिर सी बात है ये शेल भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब इस तरह से आप इसमें भी देख लें, यहाँ पर देखें 1 2 3 4 हैं, यहाँ पर 1 2 और 3 है सिर्फ हमारे पास। तो ये बात तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने की वजह से आयन बनता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है। और आयन जब बनता है जब उसका वैलेंस शेल क्या हो चुका होता है, ख़त्म हो चुका होता है। तो इससे आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि एटॉमिक साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है, इज़ ग्रेटर दैन आयनिक साइज़, ठीक है। और उसकी रीज़न मैंने बता दिया आपको कि इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने की वजह से जब एटम अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देता है, तो उसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन
अगर हम विद इन द ग्रुप आयनिक साइज़ को देखेंगे तो आयनिक साइज़ में कोई फ़र्क नहीं आता। आयनिक साइज़ भी जो है वो टॉप टू बॉटम वो भी क्या होता है, वो भी आपका क्या होता रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है, ये तो आपकी दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, आपके जहन में सवाल आएगा कि भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो इसका साइज़ कम हुआ है, लेकिन वो मेटल के मुकाबले में कम हुआ है विद इन द ग्रुप। तो देखें, इसके बाद एक शेल है, इसके बाद 2 शेल हैं, इसके बाद 3 शेल है। तो टॉप टू बॉटम आने में ये जो आपके पास आयनिक साइज़ है ये आपको क्या होता हुआ नज़र आ रहा है, वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला ट्रेंड है जो आप सीख चुके हैं। और आमतौर पर जो सवाल इसका बनता है वो यही बनता है कि रीज़न में इसका सवाल बनता है। अब देखें, इसके बाद जो सेकंड ट्रेंड है वो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेकंड ट्रेंड है, वो है हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास जो है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन गैसियस स्टेट। जैसे मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल ये है कि ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है, हमारे पास सोडियम का एटम है। ठीक है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है और फिर 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब सबसे पहले देखें कि होता ये है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है ये न्यूक्लियस के अंदर घूम रहा होता है। अब देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको अगर आप हटाना चाहते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है जब आप हटाना चाहेंगे, इसको रिमूव करवाना चाहेंगे, तो इसको क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, यानी अब ज़ाहिर सी बात है इसको इस तरह सपोज़ करें कि यहाँ 11 मैग्नेट हैं और यहाँ एक मैग्नेट यहाँ पर है, दोनों चुपके हुए हैं। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी क्या करना पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी गैसियस स्टेट में। तो ये जो मिनिमम कम से कम एनर्जी है रिमूव प्रोवाइड करने की, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने की, तो इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें जब ये एटम है और ये एटम से किस में कन्वर्ट हुआ है, आयन के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब आयन में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि देखें इसके पास पहले 11 प्रोटॉन थे, 11 प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और 11 इलेक्ट्रॉन थे। तो अभी देखें इस पर ओवरऑल चार्ज कोई भी नहीं था, दोनों ज़ीरो थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका 11 प्रोटॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अब देखें यहाँ पर जो चार्ज है वो आ गया पॉजिटिव। अब ये जो चार्ज आया है ये मेटल के ऊपर आ चुका है, सोडियम मेटल के ऊपर चार्ज आ चुका है, यानी ये सोडियम था और सोडियम से ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, सोडियम आयन के अंदर। अब देखें एटम से आयन बना, तो आयन बनाने के लिए जो एनर्जी, आयोनाइजेशन, आयन बनाने वाली एनर्जी, तो ये कहलाती है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि टॉप टू बॉटम जो इसका ट्रेंड है वो क्या है, क्या आयोनाइजेशन पोटेंशियल टॉप टू बॉटम में जो है वो बढ़ती है या जो है वो कम होती है। अब इसको जो है ये चीज़ जो हमें एक्सप्लेन करेगी वो वही हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो एक्सप्लेन करेगी। अब इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए भी हमें पहले वही देखना पड़ेगा जो हम पहले ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के आए थे। अब इसमें बस एक छोटी सी चीज़ आपने समझनी है। देखें लिथियम है, अब आप वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जा रहे हैं। क्या रिमूव करने के लिए जा रहे हैं, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जा रहे हैं। अब देखें ये लिथियम है, इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करवाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी आपको। ठीक है, अब नीचे आएंगे, अब यहाँ पर देखेंगे ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, क्या इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको लिथियम के मुकाबले में ज़्यादा एनर्जी चाहिए या कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है वो एक ही शेल था, तो न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ ज़्यादा तेज़ी से खींच रहा था। अब यहाँ पर क्या आ चुका है, यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बागे शेल है, यानी यहाँ पर आपकी क्रिएट हो गई थी शील्डिंग, यहाँ पर आपकी क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है शील्डिंग। मतलब ये जो प्रोटॉन का असर था इस शेल ने थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। कम करने की वजह से क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस जो है वो
उतनी ज़्यादा फोर्स से नहीं खींच पाएगा जितना यहाँ पर खींच रहा था। तो इसका मतलब टॉप टू बॉटम आएंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाए, अब नीचे आएंगे, देखें पहले तो 2 शेल थे, अब यहाँ पर 1 2 3 शेल हो चुके हैं। यानी सबसे बाहर वाले शेल को जो हम इलेक्ट्रॉन को जो हमने रिमूव करना है उसका ताल्लुक़ न्यूक्लियस से क्या होता रहता है, दूर होता जा रहा है। ये न्यूक्लियस से क्या होता रहता है, दूर होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा दूर होता जाएगा उतनी ही कम एनर्जी आपको क्या होगी, रिकवर होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाता है ट्रेंड। तो अब इसका मतलब ये हुआ टॉप टू बॉटम जैसे जैसे हम आएंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एनर्जी होती जाएगी वो कम होती जाएगी। क्यों? इसलिए कि हमारे पास न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी क्या होती जा रही है, वो आपके पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन कम होगी तो उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आसानी से रिमूव होगा। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब इसको हम इसका रीज़न देख लेते हैं। अब इसमें देख लीजिए, ऑन मूविंग डाउनवर्ड इन ईच ग्रुप वैलेंस सेल गेट फार्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। यानी जो सबसे बाहर वाला शेल है वो दूर होता जाता है न्यूक्लियस से। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर होता जाता है, यानी वैलेंस सेल जो है वो दूर होता जाता है किससे, न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से लेस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव। यानी जितना ज़्यादा वो दूर हो जाएगा और बीच में शील्डिंग भी आ जाएगी तो उस वजह से एनर्जी जो होगी वो उनको कम चाहिए होगी। इसी वजह से टॉप ग्रुप 1 और ग्रुप 2A में जो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो आपके पास क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अब देखिए जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पहला एटम है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम। ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सोडियम और आसानी से रिमूव करेगा, पोटेशियम और आसानी से रिमूव करेगा, रुबिडियम और आसानी से रिमूव करेगा और सीज़ियम जो है वो और आसानी से क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, अब ये जो आसानी से टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन है, यानी टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन, ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। और मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं, उनके अंदर ये खासियत होती है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। अब देखें ये जो टेंडेंसी है इसको हम कहते हैं मेटालिक करैक्टर कहते हैं। मेटालिक करैक्टर यानी मेटल का करैक्टर। अब एक एटम जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो हम कहेंगे उसका मेटालिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा है। ठीक है, यानी कोई शख्स जितने ज़्यादा पैसे खर्च करने की सलाहियत होगी कहेंगे उतना सखी है, और जो जितना ज़्यादा कंजूस होगा तो हम कहेंगे उसके अंदर कंजूसी की सलाहियत ज़्यादा है। तो अगर हम दो मेटल को कंपेयर करवाएंगे, लिथियम और सोडियम को कंपेयर करवाएंगे, तो ये दोनों के दोनों मेटल्स हैं, लेकिन इनका जो ये मेटालिक करैक्टर है, मेटालिक करैक्टर मीन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की जो सलाहियत है वो दोनों में सेम नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि जो मेटालिक करैक्टर है वो सोडियम का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है मेटालिक करैक्टर कहलाता है। और मेटालिक करैक्टर जो है वो टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसकी जो है वो कुछ वैल्यूज़ देख लेते हैं। जैसे लिथियम है, लिथियम की फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो 525 है। अब सोडियम की 500 है। अब ये कम क्यों है, ये मैंने रीज़न बता दिया कि न्यूक्लियस से जो है वो आपका वैलेंस सेल जो है वो दूर होता जा रहा है, दूर होते जाने की वजह से उसको एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब इसी तरह से अब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, दिस विल कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। और ठीक है, अब ग्रुप 2A में है। अब ग्रुप 2A में देखें 906 है, 742 है, 596 है। अब देखिए ये भी टॉप टू बॉटम आपको डिक्रीज़ होती हुई ही नज़र आ रही है। और डिक्रीज़ होने का मतलब कम एनर्जी चाहिए, और कम एनर्जी चाहने का मतलब ये है कि इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। अभी हमने पहली एनर्जी की बात कर ली, पहला इलेक्ट्रॉन। अब सेकेंड एनर्जी को अगर आप देखें, सेकेंड एनर्जी को, सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, तो जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखिए जो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो उसको हम कहेंगे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर आप रिमूव करने की बात करेंगे तो ये कहलाएगा आपके सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसको देख लेते हैं। जैसे ये लिथियम है, अब लिथियम में देख लें यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें 3 प्रोटॉन है। अब देखें पहला इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव किया,
तो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए उसको हमने कहा कि भाई ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अब ये सोडियम आयन जो है ये बन चुका है, सॉरी ये लिथियम आयन बन चुका है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ अगर आप देखें, इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है और जो है वो 3 प्रोटॉन है। अब यहाँ पर देख लें, अब देखें ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब पहला इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर चुके हैं, अब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करें। अब देखें जब इस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव करने जाएंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब है। तो इसीलिए आपको नज़र आ रहा है कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आपका जो है बिल्कुल ही न्यूक्लियस के करीब है। ये लिथियम आयन है आपका, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है ग्रुप 1 की वो कम होती है, और जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है आपके पास, क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है बात समझ में आ चुकी होगी। और ये हमारे पास जो होते हैं वो बुनियादी तौर पर ट्रेंड्स होते हैं, और ये ट्रेंड्स आमतौर पे सवाल में पूछ लेते हैं कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो किसकी ज़्यादा। अभी आपको 10 ईयर देखेंगे तो आपको ये सवाल नज़र आ जाएगा कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो लिथियम की ज़्यादा है या जो है वो सोडियम की ज़्यादा, और इसका रीज़न बता दें। तो वो रीज़न आपने बिल्कुल वही बताना है कि सोडियम के अंदर जो वैलेंस शेल है वो करीब है, दूर है, लिथियम के पास करीब है, इसलिए जो है वो आपका जो है वो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा है किसकी, लिथियम की, एज़ कम्पेयर टू सोडियम, ठीक है। और ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ होती हैं, एनर्जीज़ होती हैं, ये बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही करती हैं कि आपका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो कितनी मजबूती के साथ न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये इस बात की निशानदेही होती है। अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस ने आउटर मोस्ट सेल को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है, और अगर ये एनर्जी आपकी क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि पहली चीज़ आपके पास जो न्यूक्लियस ने वैलेंस सेल को बहुत ढीला पकड़ा हुआ है, और उसका जो डिस्टेंस है वो न्यूक्लियस से भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का डिस्टेंस होगा उतनी ही आपके पास जो होगी कम आयनाइजेशन एनर्जी भी होगी। और इसको भी हम इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो भी हमने ड्रॉ किया था यहाँ हम देख लेते हैं इसको। अब यहाँ देख लीजिए, जितना ज़्यादा न्यूक्लियस से दूर है, यानी एटॉमिक रेडियस जितना ज़्यादा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही कम होगी। क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इस बात की निशानदेही होती है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस सेल से कितना करीब है या कितना दूर है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 2 ट्रेंड जो हैं पढ़ लिए हैं, और उसका मैंने सवाल भी आपको बता दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो ट्रेंड्स होंगे उनको हम जो है पढ़ेंगे, और इसमें रीज़न आते हैं, याद करने वाली कोई ऐसी चीज़ है नहीं। तो जो रीज़न है वो मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।